हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और हाल ही में एक बहुत ही पॉपुलर बायोटेक्नोलॉजिस्ट हाशिम अल घायली ने मां की कोख के बाहर करीब 30,000 बच्चों को पैदा करने वाली अपनी एक रेवोल्यूशनरी आर्टिफिशियल वूम टेक्नोलॉजी एक्टो लाइफ के कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल के साथ पब्लिकली रिवील किया है। हाशिम के हिसाब से इस टेक्नोलॉजी से वो एक साथ 30,000 बच्चों को मां के कोख के बाहर ऐसे पॉड्स में जन्म देंगे और इतने ज्यादा फीटसेस एक साथ होने के बावजूद वो फैसिलिटी आपको पर्टिकुलरली अपने बच्चे की हेल्थ 24/7 ट्रैक करने की सुविधा देगी। प्लस रही बात अपने बच्चों को महसूस करने की, तो डोंट वरी, मिस्टर अल घायली ने उसके बारे में भी सोच रखा है। ये टेक्नोलॉजी इस हिसाब से डिजाइंड है कि जब आपका बच्चा कुछ महीनों का हो जाएगा, आप लिटरली अपने घर बैठे बैठे उसका लात मारना तक महसूस कर पाओगे। इनफैक्ट अगर आपको उसे अपनी आवाज से रूबरू करवाना है तो आपको ऐसा भी ऑप्शन दिया जाएगा कि आप यहां से उसके लिए गाना गाओगे और वो उसके लिए वहां पर लाइव प्ले होगा। अनबिलीवेबल, राइट? लेकिन होल्ड ऑन, इसका सबसे शॉकिंग पार्ट ये है कि इस पूरे रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट की शुरुआत आयरॉनिकली एक अंधविश्वास के साथ हुई। सो कहानी की शुरुआत होती है साल 1500 एडी में, जब एक स्विस फिजिशियन पैरासेल्सस ने कहा था किसी औरत के शरीर के बाहर एक बच्चे को जन्म देने के लिए सिर्फ दो ही चीजों की जरूरत होती है, किसी इंसान का स्पर्म और किसी घोड़े का खाद। यस, यू हर्ड दैट राइट, घोड़े का खाद यानी कि मैन्योर। पैरासेल्सस का यह मानना था कि जिस तरीके से हम बीज बोने के बाद उस पर पानी छिड़कते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह इंसानी स्पर्म्स और घोड़े की खाद को मिक्स करके अगर उस पर खून की बूंदें छिड़की जाए तो लगभग 40 दिनों के अंदर ही एक बच्चा पैदा हो जाएगा। और असल में इस किस्म के सुपरस्टिशंस उन दिनों में इतने प्रचलित थे कि साल 1600 तक तो खुद साइंटिस्ट भी एक औरत के वूम को एक मायावी जाल मानते थे। उस वक्त के साइंटिस्टों की सोच कुछ ऐसी थी कि स्पर्म्स असल में हजारों छोटे छोटे इंसान होते हैं जो सीमेन में इधर उधर तैरते रहते हैं, और औरत की बॉडी एक ऐसा बर्तन होता है जिसमें वो स्पर्म्स एक बच्चे के रूप में बड़े होते हैं। अब ऐसे में सपोज अगर किसी वजह से मिसकैरेजेस बहुत ही ज्यादा बढ़ने लग गए तो एक आम इंसान क्या सोचेगा? वेल, ऑब्वियसली कि वो बर्तन श्रापित है, राइट? अब ये मानसिकता उस टाइम पे रैम्पेंटली हो रहे मिसकैरेजेस को एक्सप्लेन करने के लिए काफी अच्छा आंसर था। तो बस यही वजह बन गई कि फाइनली लोगों को ऐसा लगने लग गया कि एक औरत के वूम में उनके बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, और अगर बच्चों को बचाना है तो उन्हें वूम के बाहर ही बड़ा करना होगा। इन शॉर्ट, आप देख सकते हो कि उनकी सोच किस दिशा में जा रही थी। लेकिन फिर इसके कई साल बाद 1923 में एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट जेबीएस हैल्डेन ने अपनी साइंस नॉवेल डेल डेलूस पब्लिश की। इस नॉवेल में उन्होंने एक काल्पनिक कहानी रची थी कि डुपॉन्ट और श्वार्ट्ज नाम के दो काल्पनिक साइंटिस्ट्स एक 1951 के प्लेन एक्सीडेंट में मरी औरत के ओवरीज को अगले 20 साल तक एक न्यूट्रिशन मीडियम में जिंदा रखते हैं, और फिर वो हर महीने उन ओवरीज से निकले एग्स को किसी न किसी इंसानी स्पर्म से फर्टिलाइज करके उनसे आर्टिफिशियली बच्चे पैदा करने की कोशिश करते हैं। अब ये नॉवेल काफी इंटरेस्टिंग थी और कहा जाता है कि इस नॉवेल में लिटरली ये तक स्पेक्यूलेट किया गया था कि ड्यूपॉन्ट और श्वार्ट्ज इवेंचुअली अपने इन एक्टोजेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स में ऑलमोस्ट 90% का सक्सेस रेट हासिल कर लेते हैं, जिसकी बदौलत साल 1968 आते आते फ्रांस वो पहला देश बन जाता है जो इस टेक्नोलॉजी से सालाना 60,000 बच्चे पैदा करने लग जाता है। अब अल्टीमेटली इस बुक में जो कुछ भी लिखा था वो थी तो एक कहानी, राइट, एक नॉवेल, बट जेबीएस हैल्डेन को कहां पर यह पता था कि इस नॉवेल के ठीक 100 साल बाद एक्टो लाइफ टेक्नोलॉजी जन्म लेने वाली है जो बच्चों को बिल्कुल उसी तरीके से ग्रो करेगी आउटसाइड द वूम जैसे उन्होंने नॉवेल में प्रेडिक्ट किया था। पर यह टेक्नोलॉजी भी 100 साल बाद यूं चुटकियों में डेवलप नहीं हुई। असल में एक्टो लाइफ फैसिलिटी में बच्चों को जिस तरीके से ग्रो किया जाने वाला है वो साल 1996 में परफॉर्म्ड दुनिया के पहले सक्सेसफुल लेकिन काफी वियर्ड से एक्टोजेनेसिस एक्सपेरिमेंट पर आधारित है, जो एटलीस्ट 13 बकरियों की जान लेकर किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली साइंटिस्टों ने बकरियों के 14 फीटसेस लिए थे और उन्हें उनकी मां के एमनियोटिक फ्लूइड में रखा था। ऐसा करने पर कहा जाता है कि कुछ ही हफ्तों में उन साइंटिस्टों ने एटलीस्ट एक बकरी को सक्सेसफुली डिलीवर कर लिया था। सो फिर क्या था? इसी प्रोसेस को मिस्टर हाशिम अल घायली ने इंसानों के लिए कॉन्सेप्चुलाइज करके एक्टो लाइफ फैसिलिटी दुनिया के सामने पेश की। उन्होंने सोचा कि उनके इस फैसिलिटी में पहले तो कुछ इस
इस तरह के हजारों पॉड्स एक आर्टिफिशियल वूम की तरह काम करेंगे और फिर उनमें बेबी को ग्रोथ और एक इन्फेक्शन फ्री एनवायरनमेंट देने के लिए एक आर्टिफिशियल एमनियोटिक फ्लूइड भरा जाएगा। ये इसीलिए क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड बेसिकली माँ के शरीर में मौजूद पानी और बेबी के यूरिन के मिश्रण से बनता है और इसीलिए इसकी मदद से माँ से बेबी को कुछ जरूरी ग्रोथ फैक्टर्स, हार्मोन्स और एंटीबॉडीज मिलते हैं। पर जैसे कि आप देख सकते हो, एमनियोटिक फ्लूइड के लिए माँ के बॉडी में मौजूद पानी बहुत जरूरी होता है और इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए एक्टोलाइफ के फाउंडर ने इस पानी को लैक्टेट रिंगर्स सोल्यूशन से रिप्लेस करने का सोचा। लैक्टेट रिंगर्स सोल्यूशन और ह्यूमन बॉडी में मौजूद पानी का कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम ही होता है, बिकॉज ऑफ विच डॉक्टर्स भी जब शरीर में पानी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है तो उसे ही रेकमेंड करते हैं। खैर, इन पॉड्स में इस आर्टिफिशियल एमनियोटिक फ्लूइड के साथ साथ कई सारी मशीनरीज भी कनेक्टेड होंगी जो कंटिन्यूअसली आपके बच्चे को मॉनिटर करेंगी। जी हाँ, एक्टोलाइफ कॉन्सेप्ट के अनुसार सबसे पहले तो हर पॉड में 360 डिग्री कैमरास दिन रात बेबी पर नजर रखे रहेंगे और इनसे आपके बच्चे के शरीर में हो रहे सभी छोटे बड़े चेंजेस एक टाइम लैप्स वीडियो के रूप में आपके स्मार्टफोन पर रेगुलरली मिलते रहेंगे। प्लस अगर सपोज आप चाहते हो कि 9 महीने बाद आपका बेबी तुरंत आपको पहचान ले, तो एक्टोलाइफ के हर एक इंडिविजुअल पॉड में कुछ सराउंड स्पीकर्स भी लगे होंगे जिनके जरिए आप अपने बेबी से अपनी खुद की आवाज के साथ साथ अपने फेवरेट सॉन्ग प्लेलिस्ट से भी उसे इंट्रोड्यूस करवा सकोगे। एंड लास्टली, रही बात बेबी के वाइटल साइंस को मॉनिटर करने की, तो उसके लिए बेबी और पॉड पर 3 तरह के सेंसर्स अटैच्ड होंगे। पहला, एक बायो इंपीडेंस सेंसर जो एक वीक करंट पास करके बेबी के शरीर में कितना पानी है और कितना मसल मास है उसे नापेगा। देन दूसरा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी जो बच्चे के हार्ट रेट का हिसाब रखेगा। एंड लास्टली, फोटोप्लेथिस्मोग्राफी जो किसी स्मार्ट वॉच की तरह बच्चे के शरीर का ऑक्सीजन लेवल नापेगा। अगर सब नॉर्मल निकला तो ठीक, लेकिन कुछ भी अगर गड़बड़ निकली तो फिर एक एआई कंट्रोल स्कैनर तुरंत बॉडी के डिफेक्ट्स और उसके पीछे की डीएनए गड़बड़ी इन दोनों को स्कैन कर लेगा। बेसिकली आइडिया ये है कि हर बच्चे को पॉड में रखने से पहले उस पॉड के एआई सिस्टम में उस बच्चे के पेरेंट्स और सारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन सब का डीएनए डेटा लोड किया जाएगा। इसके बाद उस एआई का बेसिकली बस इतना काम है कि उस बच्चे के हर नए सेल का डीएनए कंटिन्यूअसली उसके पेरेंट्स के साथ उसे मैच करना है और जहां पर भी लगे कि यार ये तो नॉर्मल डीएनए सेगमेंट की जगह एक डिजीज कॉजिंग जीन रेप्लिकेट हो रहा है, वहां तुरंत अपने हेल्दी डीएनए के स्टॉक से एक एप्रोप्रिएट जीन उठाकर फिट करना होगा, क्योंकि जितना जल्दी वो डिफेक्टिव डीएनए को आइडेंटिफाई करके रिपेयर करेगा उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे कि उस सेल के बाद पैदा होने वाले सेल्स की जनरेशन हेल्दी पैदा होगी। इंटरेस्टिंग, राइट? वेल, व्हाट्स मोर इंटरेस्टिंग इज दैट आप देख सकते हो यहां मैंने पर्टिकुलरली सिर्फ जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात की है, ऑर्डिनरी डिजीजेस या इन्फेक्शंस की नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो चीजें मेजरली न्यूट्रिशन की कमी और अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट की वजह से होती है और इन सब का प्रिवेंटिव सोल्यूशन तो एक्टोलाइफ के स्ट्रक्चरल डिजाइन में ही मौजूद होने वाला है। एक्टोलाइफ के डिजाइन के अनुसार सभी पॉड सेंटर में मौजूद 2 बड़े टैंक से कनेक्टेड होंगे। एक न्यूट्रिशन टैंक जो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और बाकी एसेंशियल फ्लूइड्स पॉड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और दूसरा वेस्ट मैनेजमेंट टैंक जो बेबी से आ रहे वेस्ट को कलेक्ट करके रिसाइकल करेगा। ये दोनों टैंक्स बेसिकली बड़े पाइप्स के जरिए हर एक पॉड से कनेक्टेड होंगे और फिर आगे पॉड्स में मौजूद आर्टिफिशियल अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए बेबी की नाभि से। इससे होगा ये कि पहले तो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन बेबी के डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए वेस्ट टैंक में कलेक्ट होने लगेगा और फिर जैसे ये वेस्ट प्रोडक्ट्स भारी मात्रा में जमा हो जाएगा उसे एंजाइमेटिक रिसाइकलिंग टेक्निक से रिसाइकल करके फिर से न्यूट्रिशन टैंक में डाला जाएगा। बेसिकली आइडिया ये है कि एक बैक्टीरिया का जीनस है बेसिलस, जिसके एटलीस्ट 5 अलग-अलग स्पीशीज एनारोबिकली प्रोटीज, एमिलेज और ऐसे कई अनगिनत एंजाइम सेक्रीट करके पहले तो यूरिन, फूड और फीसेस को बिना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेंगे और फिर उन पार्टिकल्स को खुद की ग्रोथ में इस्तेमाल करके पीछे सिर्फ साफ पानी और ऑक्सीजन छोड़ेंगे। यानी इनकी मदद से बेबी हर वक्त एक सेफ, सिक्योर एनवायरनमेंट में डेवलप होगा और डेवलपमेंट पूरा होते ही बस एक सिंपल बटन प्रेस से उसे बाहर निकाला जा सकेगा। क्वाइट फैसिनेटिंग, राइट? वेल, आई वुड से नॉट सो मच, क्योंकि बच्चा पैदा करना तो छोड़ो, साइंटिस्ट एनिमल टिश्यू कल्चर में महारत हासिल करने के बावजूद भी शरीर के बाहर अब तक एक फंक्शनल ऑर्गन तक नहीं बना पाए।
देखो, मेन प्रॉब्लम यह है कि अनलाइक प्लांट्स, एनिमल सेल्स में सिर्फ न्यूट्रिएंट्स देना काफी नहीं होता। उन न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर रेशियो भी बहुत मैटर करता है फॉर परफेक्ट डेवलपमेंट, और यही एक्टो लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब माना ये बच्चों को वो सभी न्यूट्रिएंट्स देंगे जो एक फीटस के लिए जरूरी होता है, जैसे कि फॉलिक एसिड, आयरन, जिंक, डीएचए और आयोडीन एटसेट्रा, लेकिन अब तक किसी भी डॉक्टर या साइंटिस्ट को ये नहीं पता कि फीटल ग्रोथ के लिए कि इन सब की रिलेटिव मात्रा क्या होनी चाहिए। अगर गलती से भी किसी एक भी न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, लाइक लेट्स जस्ट से फॉलिक एसिड, तो सिर्फ एक्सेसिव फॉलिक एसिड से ही बेबी के ब्लड सेल्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और ब्रेन सेल्स की सोचने समझने की एबिलिटी, ये दोनों बिगड़ सकती है। इनफैक्ट इस पूरे प्रोसेस में जिस तरह से न्यूट्रिशन टैंक के जरिए ही ऑक्सीजन सप्लाई करने की बात की गई है, वो खुद भी किसी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि एज यू ऑल नो ऑक्सीजन एक गैस है और वो आसानी से लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होती। उसका डिसोल्यूशन बेसिकली उसके मॉलिक्यूल्स के ऊपर कितना लिक्विड का वजन है इस पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा वजन उतना ही ज्यादा प्रेशर, और जितना ज्यादा प्रेशर उतना बेटर डिसोल्यूशन। अब ऐसे सिस्टम में क्या आपको एक प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा? जैसे जैसे न्यूट्रिशन टैंक खाली होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पर से प्रेशर घटने लगेगा और वो गैस के रूप में टैंक के ऊपरी लेयर्स में जमा होने लगेंगे। यानी अब हर एक बूंद जो बेबी तक न्यूट्रिशन लेके जाएगा, उसमें समय के साथ ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम और कम होता चला जाएगा, और इससे बेबी का दम घुट सकता है। अब देखो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि इस बारे में उन्होंने ऑलरेडी सोल्यूशन सोच रखे हैं, क्योंकि ये पूरी टेक्नोलॉजी अभी कॉन्सेप्ट स्टेज पर है। लेकिन फिलहाल के लिए उन्होंने जितना भी अपनी कॉन्सेप्चुअल फैसिलिटी के डिटेल्स रिवील किए हैं, उसमें ऐसे किसी सोल्यूशन के बारे में बात नहीं की गई है, क्योंकि इसमें एक और एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि इस ऑक्सीजन प्रॉब्लम का डायरेक्ट असर उन बच्चों के आरबीसीज के फॉर्मेशन पर पड़े और कोई ऐसा ब्लड ग्रुप टाइप पैदा हो जाए जो काफी रेयर और डेंजरस हो। यस, काफी सारे एबनॉर्मल और यूनिक ब्लड ग्रुप्स के पीछे ऑक्सीजन भी एक रीजन होता है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे बहुत इंटरेस्टिंग रीजंस हैं जिस पर हमने एक वीडियो बनाई है। आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो और उसे चेकआउट कर सकते हो। साथ ही अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स एंड फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।